फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 13 विच इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये आपका फिजिक्स का चैप्टर है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की वन शॉट रिवीजन करेंगे। पूरे वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे कम से कम टाइम में। एंड फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे हैं ये आपके 2022-23 सेशन के अकॉर्डिंग है, बिकॉज सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं, टॉपिक्स कुछ रिड्यूस हुए हैं, कुछ ऐड हो गए हैं। तो लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच इट टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, देखो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, देन मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस, देन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। उसमें हम अलग अलग करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में बात करेंगे एंड उनके अराउंड कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। देन फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एसी एंड डीसी एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, इसमें से इस चैप्टर में से कुछ टॉपिक हैं जो आपके रिड्यूस हो गए हैं। कौन से टॉपिक आपके रिड्यूस हुए हैं? इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड जो आपका फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो आपके 4 टॉपिक्स हैं ना, ये रिड्यूस हो गए हैं। बस यही टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेट होता क्या है, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो कि आयरन या फिर आयरन जैसे सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। जब भी आप मैग्नेट को आयरन के पास या फिर आयरन लाइक सब्सटेंसेस के पास लेकर जाते हो तो मैग्नेट उनको अपनी तरफ खींचता है, उनसे चिपक जाता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेट। अब मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अ फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर एक मैग्नेट को आप खाली छोड़ दो, फ्रीली उसको सस्पेंड कर दो, उसे बिना टच करे, तो वो जो मैग्नेट है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपनी पोजीशन बना लेगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप ही अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। देन द पोल ऑफ मैग्नेट व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। द पोल ऑफ मैग्नेट व्हिच पॉइंट्स टुवर्ड साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। देखो, एक मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वो पोल जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है उसको नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर नॉर्थ पोल बोला जाता है। वो पोल जो साउथ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा है वो साउथ पोल या फिर साउथ सीकिंग पोल होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये बार मैग्नेट में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। मैग्नेट के 2 एंड्स जो हैं वो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, ठीक है। Like poles of magnets repel each other while unlike poles of magnet attract each other। ये हम अपनी छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आपके पास अगर मान लो 2 मैग्नेट्स हैं, ठीक है। उन दोनों मैग्नेट्स की अगर आप सेम पोल को पास लेकर आओगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। मान लो आपके पास ये एक मैग्नेट है एंड ये दूसरा मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है एंड इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल जब आप सामने एक दूसरे के लाओगे दोनों मैग्नेट की, तो वो रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जबकि जो अनलाइक पोल्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग पोल्स हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब मान लो ये एक मैग्नेट है, ये इसका साउथ पोल है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है। तो अब ये अनलाइक पोल्स हैं तो ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। अब देखो, मैग्नेट के अराउंड जो उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ शो हो रही है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल देखो, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर अ मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सपीरियंस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया है जहां पर मैग्नेट की फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, वो जो एरिया होगा मैग्नेट के चारों तरफ, उसे बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड। आप नाम से भी समझ सकते हो, मैग्नेट का जो फील्ड है, जो उसका एरिया है जहां पर मैग्नेट की फोर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी होती है एंड इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। मतलब मैग्नेट के कुछ एरियाज में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, कुछ एरियाज में वीक होता है, तो इसका मैग्नीट्यूड होता है, नंबर हम देखते हैं, कहीं पर वीक होता है, कहीं पर स्ट्रांग होता है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होती है। देखो, अभी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इनकी डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एक क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होती हैं।
देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज इमेजिनरी लाइंस दैट ग्राफिकली रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग अराउंड द मैग्नेट। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड को जो एक मैग्नेट की चारों तरफ होता है। मान लो ये हमारा मैग्नेट है, इसके चारों तरफ इतने एरिया में ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लाइंस का यूज करके। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस होती है ना, यही होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, एंड ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आउटसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज टेकन फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अब देखो फील्ड लाइंस हैं तो इनकी डायरेक्शन भी होती है, एक मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो होती है नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल होती है मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, एंड मैग्नेट के अंदर जो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ पोल से नॉर्थ पोल। ये आपको पता होना चाहिए, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ पोल होती है, लेकिन मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ पोल होती है। यहाँ पर आप एरो से भी देख सकते हो रिप्रेजेंट हो रहा है, ओके। देन दे आर कंटिन्यूस एंड फॉर्म क्लोज्ड कर्व। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूस होती हैं, मतलब कहीं पर ऐसे रुक नहीं जाती या फिर ब्रेक नहीं होती, ये कंटिन्यूस होती हैं एंड क्लोज्ड कर्व्स होती हैं, मतलब ऐसे ही क्लोज्ड होती हैं एंड कर्व्स होती हैं ऐसे, ठीक है, कर्व शेप्ड होती हैं। देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। बिकॉज अब मान लो अगर वो मान लो इंटरसेक्ट कर भी रही हैं, इंटरसेक्ट वो हो भी नहीं सकती ना, बिकॉज अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई तो एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो जाएंगी जो कि पॉसिबल होगा ही नहीं, है ना। सो इसलिए वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इफ फील्ड लाइंस आर क्लोज फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, इफ फील्ड लाइंस आर फार अपार्ट फील्ड इज वीक। ये आपको पता होना चाहिए, जितनी ज्यादा पास होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उससे हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्लोज है, मतलब पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, एंड यहाँ पर ये सेंटर में आप देख सकते हो कि ये दूर दूर है, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वीक है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। नाउ लेट्स मूव ऑन। तो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेट्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दिया था, येलो बॉक्स में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज बन सकते हैं, इस पे बेस्ड आपकी एक्टिविटी भी है, तो इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, ये इन साइंटिस्ट का पूरा नाम था, हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट, डिस्कवर्ड दैट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो ये तो हम जानते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो एक अपने आसपास क्या बनाते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ मैग्नेटिक नीडल व्हिच शोज डिफ्लेक्शन, यानी कि अगर आप उस जो मैग्नेटिक फील्ड बनी है उसमें एक कंपास डालोगे तो उस कंपास को रखोगे तो कंपास की जो नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, यानी कि अगर पहले जो आपकी नीडल थी वो नॉर्थ साउथ पॉइंट कर रही थी तो अब वो नॉर्थ से ईस्ट की साइड चली गई, डिफ्लेक्ट हो गई, या फिर नॉर्थ से वेस्ट की साइड चली गई। तो बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने की वजह से जो आपका कंपास था, जो आपकी मैग्नेटिक नीडल थी, वो डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, वो ऐसे ऐसे हिल रही थी बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। द मोर द करंट द हायर द डिफ्लेक्शन, जितना ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे कंडक्टर में से उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उतना ज्यादा कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी भी इस पे बेस्ड थी, इंपॉर्टेंट चीज है। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज आल्सो रिवर्स्ड। अब इसका क्या मतलब है कि पहले मान लो मैं नॉर्थ से साउथ अपने करंट को फ्लो करवा रहा था और जो मेरी मैग्नेटिक नीडल थी वो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। लेकिन जैसे ही मैंने नॉर्थ से साउथ की जगह करंट को साउथ से नॉर्थ फ्लो करवाया तो उससे क्या हुआ, इस जो नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। मैंने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करा तो जो इसके डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। अब ये नॉर्थ से ईस्ट नहीं, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स करा
सो दी जो मेरी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन थी वो भी रिवर्स हो गई। ये इसका एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन है इस पूरे एक्सपेरिमेंट का। थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन ऑस्टेड शोड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड फिनोमेना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और जो आपका मैग्नेटिज्म है वो कोई अलग अलग बातें नहीं है, अलग अलग कोई कंसेप्ट नहीं है। दीज बोथ आर रिलेटेड, दीज आर बोथ आर रिलेटेड फिनोमेना। ये पूरा एक्सपेरिमेंट था बाय हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो फ्रेंड्स, हमने डिस्कस किया कि करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब हम करंट पास करवाते हैं तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट हो, यानी कि स्ट्रेट वायर हो, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है वो डिस्कस करेंगे। तो देखो, अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर हैज मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल अराउंड इट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में मैथ्स में पढ़ चुके हैं। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनका सेंटर एक होता है, उसके अराउंड आप सर्कल बना दो। जैसे कि ये एक सेंटर है, उसके अराउंड मैं ऐसे सर्कल बना रहा हूं। सो दीज आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब देखो, जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तो उसमें से जब करंट फ्लो होता है तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो किस फॉर्म में होती है, वो इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होती है। आगे मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो उसका नेचर कैसे होता है, उसकी फॉर्म कैसी होती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट पॉइंट है द डायरेक्शन ऑफ magnetic field through a current carrying conductor depends upon the direction of flow of electric current। तो देखो, जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है, आपके इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पे, उसके फ्लो पे डिपेंड करती है। यानी कि अगर आपका इलेक्ट्रिक करंट नॉर्थ से साउथ में जा रहा है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो मैंने नोट कर ली, ठीक है, वो ऐसे फ्लो कर रहा है। अब वहीं मैंने साउथ से नॉर्थ इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाया तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी कि जितना ज्यादा करंट पास करवाओगे उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, डायरेक्ट रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर। अब मैं आपको थोड़ा आगे डायग्राम से समझाता हूं। तो देखो, ये आपका डायग्राम है, दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ये आपकी बैटरी है, पूरा सर्किट आप देख सकते हो। दिस इज द एमीमीटर, दिस इज द रियोस्टेट, दिस इज द की। अब ये एक्स और वाई क्या है, दिस इज द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक कार्डबोर्ड लगा दिया, ये आपका कार्डबोर्ड है और इस कार्डबोर्ड पे मैंने देखा कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, तो अब यहां पे हमने क्या देखा, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, करंट के साथ, कि जितना ज्यादा करंट इसमें से फ्लो होगा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में से उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, कि जितना दूर आप इस कंडक्टर से जाते जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। जितना ज्यादा ये जो आपका कंडक्टर है इससे दूर जाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी। जितना इसके पास आते जाओगे कंडक्टर के उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, इनवर्स रिलेशन है डिस्टेंस के साथ, डायरेक्ट रिलेशन है करंट के फ्लो के साथ। ध्यान रखना इस बात का। एंड दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नोट, और इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसकी जो ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनती है, क्या डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन होता है। क्लियर हो गया। सो दीज आर द पॉइंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। सो फ्रेंड्स देखो, आपके इस चैप्टर में टोटल 3 रूल्स हैं। पहला है आपका मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल, ये तो आपके सिलेबस में आ रहा है इस बार। और एक है आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और एक फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ रहा है। ठीक है, तो एक तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आ रहा है और एक आपका मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल आ रहा है। तो दोनों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैक्सवेल्स के राइट हैंड थंब रूल की। तो देखते हैं क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट इफ यू hold the current carrying straight wire in the grip of your right hand in such a way that the stretch thumb point, यानी कि आपको जो thumb है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, in the direction of the current, then the direction of the curl of the fingers will give the direction of magnetic field। मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि मान लो ये आपका स्ट्रेट
करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। अब मैंने इसको अपने राइट हैंड से, लेफ्ट हैंड का यूज मत करना, राइट हैंड से आपको इसे ग्रिप करना है। और जैसे ही मैंने इसे ग्रिप करा, मेरा थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मान लो करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो मेरा करंट, जो मेरा थंब है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मैंने इसको ऐसे होल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो मेरी फिंगर्स ऐसे कर्ल हुई हैं, देखो ध्यान से देखो वापस, ये जो मेरी फिंगर्स कर्ल हुई हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो वापस मैं आपको बताता हूं, जो मेरा थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन में। और जब मैंने स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किया, तो ये जो मेरी फिंगर्स कर्व कर रही हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, इसमें ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली समझो, ये होगा जब डायरेक्शन ऑफ द, जब आपका करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। ध्यान रखना इस चीज का। और अब बात करते हैं कि अगर करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो अब देखो जो आपका थंब है वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब जो करंट है वो तो ऊपर से नीचे जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे होल्ड करूंगा। अब मैंने इसे कर्व किया, देखो मेरा जो थंब है वो किस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में, ऊपर से नीचे जा रहा है करंट। तो अब मैंने जो कर्ल किया, तो मेरा कुछ ऐसे ग्रिप बन रही है। तो जो कर्ल की डायरेक्शन है वही मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। और ये क्या होता है, दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब आपका करंट ऊपर से नीचे जा रहा था, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, और एंटी क्लॉकवाइज किसमें, जब करंट नीचे से ऊपर जा रहा था। और ये हमने कैसे पता लगाया, अपने मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। सबसे इजी रूल है, और इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, अपने कंडक्टर को होल्ड करना है राइट हैंड में, और जो आपका थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और जो आपके कर्ल ऑफ द फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। अगर इसको स्टेट करने के लिए क्वेश्चन आता है, सो आप इसको, इसकी डेफिनेशन पूरी लिख दोगे। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि जब हमारा जो कंडक्टर है वो एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में हो, तो तब कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, एवरी पॉइंट ऑन द सर्कुलर लूप विल एक्ट एज अ स्ट्रेट कंडक्टर। कैसे, अब देखो मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं। यहाँ पे जो अभी रेड कलर की लाइन देख रहे हो, दिस इज द सर्कुलर करंट कैरिंग, आपका करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है जिसमें से करंट पास हो रहा है। अब यहां पे आप देखोगे, नोटिस करोगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में है। आप देखो, हमने यहां पे 2 पॉइंट का एग्जांपल लिया है। देखो, एक तो ये है आपका पॉइंट, ठीक है, और एक ये पॉइंट है। यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कार्डबोर्ड पे, वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, ऐसे देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। और हमने अभी देखा था कि जब हमारा कंडक्टर स्ट्रेट वायर की फॉर्म में होता है, तो तब भी जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। यहां पे भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही बन रहे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपका सर्कुलर ये जो लूप है, इसमें हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह एक्ट कर रहा है। यानी कि अगर मैं ये पॉइंट ले लूं, मैं ये पॉइंट ले लूं, कोई भी पॉइंट ले लो, that will act as a straight conductor। जैसे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, कुछ ऐसे आप समझ सकते हो कि स्ट्रेट कंडक्टर की तरफ ये बिहेव करेगा। और अगर आपका कंडक्टर स्ट्रेट है, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में ही बनेगी, विच इज ऑब्वियस, जो हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा है कि एक सर्कुलर लूप में जिसमें से करंट पास हो रहा है, that will be a कंडक्टर, और इसमें हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरफ बिहेव करेगा। यानी कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सर्कुलर लूप की फॉर्म में ही होगी। ठीक है, आगे रीड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर नियर द कंडक्टर, यानी कि ये जो कंडक्टर है, इसके जैसे जैसे आप पास आते जाओगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। जैसे जैसे आप इस पॉइंट से दूर जाते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही वीक होती जाएगी। और एक और बात, इस करंट कैरिंग लूप में से जितना ज्यादा आप करंट पास करवाओगे, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये हमने डिस्कस पहले ही कर लिया था। ठीक है, सो ये हो गया स्ट्रॉन्गर नियर दी पेरीफेरी। पेरीफेरी यानी कि जो आपकी बाउंड्री है, ये आपका जो पूरा कंडक्टर है, इसके जैसे जैसे पास आओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। क्लियर हुआ। अगला पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप। यानी कि जैसे जैसे आप इस करंट कैरिंग लूप के सेंटर में आते जाओगे, इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ पे, इस सेंटर के जैसे जैसे पास आते जाओगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले ऐसे सर्कल बन रहे थे, ठीक है, अब ये सर्कल क्या हो रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। देखो
ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के जो सर्कल्स हैं बड़े होते जा रहे हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है। और सेंटर में हम क्या देख सकते हैं, सेंटर में देख रहे हैं कि जो लाइन है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुकी है, ठीक है। तो एट द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द लाइंस अपीयर टू बी स्ट्रेट, ठीक है। यहां पे आपको लिखना है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एज वी मूव टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग लूप एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपीयर एज स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो इस पूरे लूप के सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे विल अपीयर एज स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी कि जो आपका अभी हमने सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर देखा, इसमें क्या क्या फैक्टर्स इस मैग्नेटिक फील्ड्स को अफेक्ट करते हैं। दो फैक्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्ट्रेट कंडक्टर वाले टॉपिक में कि अगर आप करंट इंक्रीज करवाओगे कंडक्टर में से तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। मोर द करंट विल पास द मैग्नेटिक फील्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, और जितना कम करंट पास करवाओगे उतनी ही वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर से जितना दूर जाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, जितना पास जाते जाओगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन थर्ड पॉइंट देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, यानी कि अभी हमने देखा कि ये आपका एक लूप है, ऐसी अगर मैं 10 लूप लगा दूं तो क्या होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐड होती जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐड होगी तो उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। क्या कहा मैंने कि जितने ज्यादा लूप होंगे, जितने ज्यादा कॉइल होंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, क्योंकि हर एक लूप की मैग्नेटिक फील्ड ऐड होती जाएगी। अब इसको थोड़ा और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो देखो ये आपका डायग्राम है एनसीईआरटी का, और इसमें आप देख सकते हो ये आपका एक लूप है, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में, हमने डिस्कस किया। अब ऐसी अगर मैं 10 लूप लगा दूं तो यहाँ पे इनकी मैग्नेटिक फील्ड 10 बार ऐड होगी। तो क्या हमने यहाँ पे क्या देखा कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ एडिटिव इन नेचर, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप, यानी कि हर एक लूप के जितने ज्यादा कॉइल होते जाएंगे, देखो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ वापस, ये हम सोलोनॉइड में भी डिस्कस करेंगे कि जितने ज्यादा ऐसे देखो वापस देखो जितने ज्यादा लूप होंगे, देखो ये ऐसे जैसे लूप हैं तो हर एक लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होती जाएगी, तो उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहां पे हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल इन द कंडक्टर, ठीक है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप। दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज सम डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी एडेड ऑफ ईच एंड एवरी लूप, ठीक है। अब आगे बढ़े और अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलोनॉइड। सो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड में से जब हम करंट पास करते हैं तो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स सोलेनॉइड होता क्या है, सोलेनॉइड एक कॉइल होता है जिसमें काफी सर्कुलर टर्न्स होते हैं एंड एक कॉपर वायर का बना होता है, ठीक है। कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में कॉपर वायर को ऐसे हम घुमा घुमा के एक कॉइल बना देते हैं, ठीक है। एंड इसी को सोलेनॉइड बोला जाता है। जब इस सोलेनॉइड में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन आप पूरी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि ये कॉपर वायर से बना एक सिलेंडर की शेप में कॉइल होता है जिसमें काफी सर्कुलर टर्न्स होते हैं, ठीक है। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस सिमिलर पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ बार मैग्नेट, एंड ऐसा सोलेनॉइड जिसमें से करंट पास हो रहा है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, बार मैग्नेट जैसा। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था कि बार मैग्नेट के अराउंड कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बार मैग्नेट के अंदर तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये हमने देखा था बार मैग्नेट में कि बार मैग्नेट के अराउंड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सेम टू सेम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अराउंड
ग्राउंड भी बनता है, बार मैग्नेट जैसा ही, ठीक है। वन एंड ऑफ द सोलिनॉइड बिहेव्स एज द नॉर्थ पोल एंड अनदर एंड बिहेव्स एज द साउथ पोल। तो सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल हो जाता है एंड साउथ पोल हो जाता है, एक एंड नॉर्थ पोल बन जाता है, दूसरा एंड साउथ पोल बन जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल इनसाइड द सोलिनॉइड सिमिलर टू अ बार मैग्नेट व्हिच शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलिनॉइड। देखो सोलिनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रैवल करती हैं, जैसे कि बार मैग्नेट में भी होता है, लेकिन सोलिनॉइड के अंदर, यहाँ पर सोलिनॉइड के अंदर तो खाली होता है, स्पेस होती है, तो यहाँ पे सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है, पैरेलल होती है। इसका ये मतलब है कि सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो सेम है हर एक पॉइंट पर, यूनिफॉर्म है, बिकॉज यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड वो यूनिफॉर्म है एंड हर एक पॉइंट पर इक्वल है सोलिनॉइड के अंदर। एंड बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है वो बार मैग्नेट जैसे ही होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो ये होता है आपका करंट कैरिंग सोलिनॉइड एंड इसके अराउंड ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, नाम से हमें पता चल रहा है, ऐसा मैग्नेट, ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है। ये एक टेम्पररी मैग्नेट होता है सॉफ्ट आयरन कोर का, जिसके अराउंड एक कॉइल होती है एंड इसमें से जब हम करंट पास करते हैं तो फिर ये इसमें मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। अ टेम्पररी मैग्नेट ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर विद अ कॉइल वुंड अराउंड इट व्हिच रिटेन्स मैग्नेटिज्म ओनली व्हेन करंट पासेस थ्रू द कॉइल। जब करंट पास करते हैं तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जब जैसे हम करंट बंद कर देते हैं तो फिर ये मैग्नेट जैसा बिहेव नहीं करता, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये अंदर सॉफ्ट आयरन का कोर है, ये आयरन का बना हुआ है, इसके अराउंड हमने ये कॉइल लपेट दिया, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तब ये मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन्स, इलेक्ट्रिक मोटर एटसेट्रा। इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है हमारे डेली टू यूज अप्लायंसेस में, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल्स में, टेलीफोन्स में, मोटर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं विच इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है एंड इसमें ये बताया गया है कि अगर हम अपने थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को अरेंज करें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तब जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, जो हमारी फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करेगी एंड जो मिडिल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करेगी। तो ये है हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है, ये आपकी फोर फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, दिस इज द थंब। अब तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अरेंज कर दो, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। यहाँ पर फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर के बीच में 90 का एंगल बन रहा है, ऐसे ही जो मेरी फोर फिंगर एंड थंब है इसके बीच में 90 का एंगल बन रहा है। तो ऐसे आपको अपना ये जो लेफ्ट हैंड है इसमें इन तीनों फिंगर्स का यूज करना है। तो ऐसे अगर आप अपनी फिंगर्स को अरेंज करोगे ना, तो ये जो आपकी फोर फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, जो आपकी मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। इस डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। एंड ये थंब किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, जिस डायरेक्शन से फोर्स कंडक्टर पर लग रही है। जब भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो कंडक्टर फोर्स भी एक्सपीरियंस करता है। तो फोर्स की डायरेक्शन आपको बताएगा थंब, ठीक है। थंब जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड फोर फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड ये मिडिल फिंगर है करंट की डायरेक्शन। यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ठीक है। तो यही है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका यूज करके आप डायरेक्शंस पता कर सकते हो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट एंड फोर्स की, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में विच इज एसी एंड डीसी करंट। सो एसी एंड डीसी क्या होता है? एसी होता है ऑल्टरनेट करंट, डीसी होता है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेट करंट होता है वो करंट जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है पीरियोडिकली एंड डायरेक्ट करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, डिफरेंस यहाँ पर टेबल की फॉर्म में गिवन है। एसी इज इजी टू बी ट्रांसफर्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज इवन बिटवीन टू सिटीज विदाउट मच एनर्जी लॉस। देखो एसी को लॉन्गर डिस्टेंसेज में, ज्यादा डिस्टेंसेज में ट्रांसफर करना इजी होता है बिकॉज इसमें एनर्जी का जो लॉस है ना वो काफी कम होता है। जबकि डायरेक्ट करंट को हम ज्यादा लंबे डिस्टेंस में ट्रांसफर नहीं कर सकते बिकॉज इसमें काफी इलेक्ट्रिक पावर का, एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। देन द रोटेटिंग मैग्नेट्स कॉज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो, द स्टेडी मैग्नेटिज्म मेक्स डीसी फ्लो इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर से रिलेटेड है, तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि एसी अपनी डायरेक्शन को, एसी जो इलेक्ट्रिक अल्टरनेट करंट होता है वो अपनी
डायरेक्शन को चेंज करता है, एंड डायरेक्ट करंट में जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज डिपेंडेंट अपॉन द कंट्री, बट जनरली द फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। अब देखो ये जो ऑल्टरनेट करंट है ये सिर्फ वेव्स की फॉर्म में आता है, तो वेव्स की फ्रीक्वेंसी होती है ना, एंड ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कंट्री पर डिपेंड करती है, लेकिन जनरली जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज। इसका क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, एक पॉइंट पर कितने एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, कितनी वेव्स क्रॉस हो रही हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट पर एक सेकंड में 50 वेव्स क्रॉस हो रही हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज है या 60 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी होती है अल्टरनेट करंट की, जबकि डायरेक्ट करंट की कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती या फिर जीरो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। इन एसी द फ्लो ऑफ करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड पीरियोडिकली। एसी में, अल्टरनेट करंट में जो करंट का फ्लो है वो चेंज होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड बैकवर्ड होता रहता है पीरियोडिकली इन द फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ओके। जबकि डायरेक्ट करंट में जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, स्टेडी रहता है, ठीक है। Electrons in AC keep changing their directions backward and forward. Electrons only move in one direction, which is forward. तो electrons means the electric current, तो वो चेंज करता है अपने डायरेक्शन को, इसलिए जो करंट का फ्लो है वो भी जो डायरेक्शन है उसकी वो चेंज होती है, जबकि डायरेक्ट करंट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में आगे की तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए अल्टरनेट करंट में एंड डायरेक्ट करंट में, ठीक है। अल्टरनेट करंट हमारे हाउस होल्ड्स में जो करंट आता है दैट इज अल्टरनेट करंट, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, विच इज डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हमारे घरों में कैसा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा होता है, ओके। ये हम डिस्कस करेंगे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। तो देखो 3 तरह की वायर्स का यूज किया जाता है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड अर्थ वायर, ठीक है। लाइव वायर का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, ये इसके ऊपर रेड इंसुलेशन कवर होता है। न्यूट्रल वायर जो होती है ये ब्लैक कलर की होती है, उसके ऊपर ब्लैक इंसुलेशन कवर होता है, ठीक है। लाइव वायर को पॉजिटिव बोलते हैं, न्यूट्रल वायर को नेगेटिव बोलते हैं। एंड अर्थ वायर होती है जो कि ग्रीन कलर की होती है, इसके ऊपर ग्रीन इंसुलेशन कवर होता है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव एंड न्यूट्रल वायर इन इंडिया इज 220 वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 220 वोल्ट है इंडिया में, ठीक है। अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो द पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, ठीक है। अब अर्थ वायर का क्या काम होता है, देखो अर्थ वायर का काम होता है, ये जो वायर है ये अप्लायंसेस से ग्राउंड में कनेक्टेड होती है। अर्थ वायर क्या करती है, अप्लायंसेस को, ये जो वायर है ये ग्राउंड में जाती है। ग्राउंड में क्यों जाती है कि मान लो जो अप्लायंस है वो मेटल का बना है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फैन, हमारी जो आयरन होती है जिसे हम प्रेस करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे जो अप्लायंसेस हैं ये मेटल के बने होते हैं, एंड इनमें ना इलेक्ट्रिक करंट का लीकेज हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट लीक कर सकता है, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर लीक होता है तो हमें शॉक ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, तो यही इसी को प्रिवेंट करने का काम करती है अर्थ वायर। अर्थ वायर क्या करती है, वो कनेक्टेड होती है अप्लायंस से, एंड अगर करंट की लीकेज होती है तो उससे फिर वो जो करंट लीक हुआ है उसको फिर वो अर्थ में भेज देती है, ठीक है। तो जो अर्थ वायर है वो एक लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करती है फॉर द एक्स्ट्रा करंट, ठीक है। तो इससे जो भी एक्स्ट्रा करंट है जो लीक हो रहा है वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ में चला जाता है, एंड हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है अर्थ वायर का, ठीक है। एंड ये ग्रीन कलर की होती है विच इज कनेक्टेड टू द अर्थ, अप्लायंस से ये अर्थ तक कनेक्टेड होती है, ओके। अब यहाँ पर ये डायग्राम है, इसकी हेल्प से आप समझ भी सकते हो। देखो ये तो हमारी अर्थ वायर है, ग्रीन कलर से हम इसको ऐसे शो कर रहे हैं, ये अर्थ वायर है जो कि ग्राउंड से कनेक्टेड होती है, एंड ये बाकी ये सारे यहाँ अप्लायंसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। ये लाइव वायर है जो कि रेड कलर से शो हो रही है, एंड ब्लैक कलर से है ये न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक बोर्ड फ्यूज है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स फ्यूज है। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज देखो एक कंपोनेंट होता है एंड इसका काफी कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, एंड जैसे ही मान लो सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो ये फ्यूज मेल्ट हो जाता है एंड जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, एंड जो हमारा अप्लायंस है उसको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज अ प्रिकॉशनरी डिवाइस, ये एक प्रिकॉशनरी डिवाइस है जो कि शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग इन्हें प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड फ्यूज है। देन इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मीटर आता है। देन ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स क्या करता है, ये सारे सर्किट्स को सेपरेट कर देता है, ठीक है, सारे सर्किट्स को अलग अलग कर देता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस में मेन स्विच होता है एंड फ्यूजेस होते हैं हर एक सर्किट के लिए, ठीक है।
एंड यहाँ पर ये अप्लायंसेस के यहाँ पर ये सॉकेट्स हैं, ठीक है, ये सॉकेट्स हैं, तो ये 3 सॉकेट्स यहाँ पर बने हुए हैं एंड ये कनेक्टेड हैं इन वायर्स के थ्रू, ठीक है। एंड ये देखो ये हमारी लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर लिखा भी हुआ है 220 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीरीज बता रखी कि कैसे जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करता है। सबसे पहले पोल, फिर मेन सप्लाई, जहाँ से करंट की सप्लाई आ रही है हमारे घर में वो मेन सप्लाई, देन फ्यूज होता है ना, फ्यूज भी होना चाहिए सर्किट के बीच में, अगर ज्यादा करंट आ जाए तो फिर फ्यूज क्या करता है, इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है, आगे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर पाता। फिर इलेक्ट्रिसिटी मीटर आता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का क्या काम होता है, ये सर्किट को सेपरेट करता है, ठीक है। एंड देन हमारे डिवाइसेस आ जाते हैं, जो भी अप्लायंस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, इसमें जो करंट है एकदम से उसका ज्यादा फ्लो होने लगता है। कब होता है ये, जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोला जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग कब होती है, जब लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर जब ये कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं ना, मान लो इनका कवर वहां से एक पोर्शन से या एक पार्ट से कवर हट गया एंड ये जो लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर है ये कॉन्टैक्ट में आ गई, तो तब क्या होता है, तब एकदम से जो करंट है उसका फ्लो बढ़ जाता है, सडन फ्लो हो जाता है, जो करंट का फ्लो है वो सडनली बढ़ जाता है, इसी को बोला जाता है शॉर्ट सर्किटिंग, ठीक है। एंड इसमें क्या होता है, जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो एकदम जीरो हो जाता है एंड जो करंट का फ्लो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ये हमारी होती है शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग में क्या होता है, ओवरलोडिंग में व्हेन करंट ड्रॉन इज मोर देन द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, इट्स कॉल्ड ओवरलोडिंग। जब एक अप्लायंस अपनी कैपेसिटी से, जब एक कंडक्टर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करंट खींचने लगता है, करंट ड्रॉ करने लगता है, तो फिर उसको बोला जाता है ओवरलोडिंग, ठीक है। एक अपनी कैपेसिटी से ज्यादा जब कंडक्टर करंट को ड्रॉ करने लगता है, खींचने लगता है, कंज्यूम करने लगता है अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, ठीक है, तो ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, इसी को बोला जाता है ओवरलोडिंग। एंड इन दोनों में ही क्या होता है, इन दोनों में, शॉर्ट सर्किटिंग में एंड ओवरलोडिंग में, इन दोनों में ही जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है, बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो तुरंत हमारा जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है। एंड ये एक प्रिकॉशनरी डिवाइस है, ठीक है, 2 प्रिकॉशनरी डिवाइसेस होते हैं, 2 प्रिकॉशनरी चीजें होती हैं शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। पहली तो फ्यूज हो गई हमारी एंड दूसरा होता है अर्थ वायर, ठीक है। ये दोनों के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। इलेक्ट्रिक फ्यूज मेल्ट्स व्हेन अ लार्ज करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज का फंक्शन होता है। तो ये हमने पूरा अच्छे से डिस्कस किया डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ये डायग्राम आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सिंबल पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, फ्यूज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे जो अर्थ, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कनेक्टेड होते हैं, तो ये पूरा डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। हमने सारे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया, सभी टॉपिक्स को हमने 1 by 1 क्लियरली अंडरस्टैंड किया। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।